नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हम लोग 300 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेगा यहाँ पर। तो जितने भी क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्म में रहेंगे, तो हम लोग जल्दी से सभी के सभी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, किसी वोल्ट मीटर की श्रेणी बढ़ाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी बढ़ाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है पूछा है। तो यहाँ पर उसमें उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या होता है जिससे उसका श्रेणी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो के बारे में पूछा गया है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है। तो यह हीरा में। ठीक है, प्रकाश का जो वेग है ना वह सबसे कम हीरा में होता है। अर्थात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायमंड। और ये जो पूछा गया नीट 2022 में पूछा गया प्रश्न, यहाँ पर अधिकतर प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और जो आंसर लिया गया वह आयोग द्वारा लिया गया आंसर है। ठीक है, तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होगा, तो हीरा में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकती। तो उसका कारण क्या है ये पूछा गया है कि जो ध्वनि तरंगे होती है ना वह निर्वात में क्यों नहीं चल सकती। तो क्योंकि ध्वनि तरंगों को ना माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और निर्वात में कोई माध्यम तो होता नहीं है, इसीलिए क्या है जो ध्वनि तरंगे है ना वह निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। व्यापम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं होती। तो कौन सी तरंगे है जो कि विद्युत चुंबकीय नहीं होती, तो ध्वनि तरंगे। ठीक है, याद रखिएगा जो ध्वनि तरंगे होती है ना वह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। अगला प्रश्न यहीं पर देखने को मिलेगा जिसमें दिया है यदि किसी वस्तु का वेग दुगना हो जाए। ठीक है, किसी वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा। तो उसका जो संवेग है ना वो भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर दिया है लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। तो डायऑप्टर होती है। ठीक है, डायऑप्टर होती है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, डायऑप्टर होता है जो लेंस की क्षमता की जो इकाई है वह, जो कि CGPSC 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अब ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बार यहाँ पर जो एग्जाम का नाम है वो मेंशन किया गया, लेकिन कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न क्या है न्यूटन के किस नियम में जड़त्व की बात होती है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है ना उसी में क्या होती है, जड़त्व की बात होती है। और इसमें यह बोला जाता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, ये होता है आपका जड़त्व का पहला नियम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है। ठीक है, तो विद्युत मोटर जो है ना कौन सी ऊर्जा को किस चीज़ में बदल देती है ये हमसे पूछा है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अर्थात जो मोटर होता है वो क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा लेता है और उसको फिर क्या कर देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, फिर बदल देती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगता है तो वह क्या हो जाएगा, विरामावस्था या फिर एक समान गति से चलता रहेगा। तो ये बोला है अगर कोई वस्तु, देखो अगर कोई वस्तु गतिशील है, अगर उसमें हम लोग बल लगाते हैं तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो रुक जाएगा या फिर वह और स्पीड में चलेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बोला है, या फिर विराम अवस्था में आ जाएगा या फिर एक समान गति से वह चलता रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर दिया है विद्युत धारा के प्रवाह से तार गर्म हो जाता है। तो इसका कारण क्या है ये पूछा गया है ना, तो जूल प्रभाव के कारण। तो इसी के कारण क्या है, जो विद्युत धारा के प्रवाह से जो तार है ना वह गर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कांच का अपवर्तनांक जल की तुलना में अधिक क्यों होता है। ठीक है, क्या पूछा है, अधिक क्यों होता है पूछा है। तो किसका अपवर्तनांक पूछा है, कांच का अपवर्तनांक। तो प्रकाश की चाल कांच में कम होती है, इसीलिए उसका क्या हो जाता है, अपवर्तनांक जो है ना वह जल की तुलना में अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें दिया है जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य कैसा होगा। तो कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, जब बल और विस्थापन क्या है विपरीत दिशा में होंगे ना तो जो कार्य है वह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। रेलवे ग्रुप डी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा। प्रश्न दिया है संवेग संरक्षण का नियम किसके लिए लागू होता है। तो किसके लिए लागू होता है, तो पृथक तंत्र के, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए यह लागू होता है। देख सकते हैं इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया है बल्ब में
फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कई बार पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना टंगस्टन, अर्थात इसका जो फिलामेंट होता है अर्थात जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, दो समान आवेशों के बीच बल किस पर निर्भर करता है, तो दूरी के वर्ग पर, ठीक है, क्या है, दूरी के वर्ग पर यह निर्भर करता है, जो कि पूछा गया प्रश्न यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, प्रकाश की तरंग प्रकृति को किस प्रयोग से सिद्ध किया गया, तो कौन से प्रयोग से सिद्ध किया गया था, तो यंग का द्विचर प्रमेय, ठीक है, द्विचर प्रमेय लिखा, तो यंग का द्विचर प्रमेय से इसको सिद्ध किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, किसी वस्तु की घनता अधिक हो वह तरल में, तो तरल में क्या होगी ये पूछा है ना, तो तरल में वह डूब जाएगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, तरल में वह क्या होगी, डूब जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न क्या है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम का दैनिक उदाहरण क्या है, तो बंदूक से गोली चलने पर रिकॉइल, ठीक है, रिकॉइल अर्थात क्या होता है, जब बंदूक से गोली चलाया जाता है ना तो गोली तो सामने की ओर जाती है लेकिन जो चलाने वाला व्यक्ति है थोड़ा पीछे की ओर आ जाता है, ठीक, उसी के बारे में यहाँ पर है। क्योंकि जो तीसरा नियम में क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम उसमें क्या बोला जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, इसीलिए क्या होता है, जो बंदूक चलाने वाला व्यक्ति है ना वो क्या करता है, बंदूक को ना शोल्डर में रखता है, लेकिन उसके बाद भी उसको धक्का लगता है जिसकी वजह से वो पीछे की ओर थोड़ा सा आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन, ठीक है, क्या है, नाभिकीय विखंडन पर यह आधारित होता है जो परमाणु बम होता है वह। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है, साउंड वेव की तीव्रता को क्या दर्शाती है, ठीक है, क्या दर्शाती है, तो आयाम दर्शाती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आयाम। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की गति को क्या कहते हैं, तो बहाव वेग कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, क्रांतिक और घूर्णन में क्या अंतर है, तो क्रांतिक केंद्र के चारों ओर घूमना और जो घूर्णन है ना वह अपनी धुरी पर घूमना होता है, ठीक है, तो दोनों का मतलब आप लोग यहाँ पर समझिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है, ट्रांसफार्मर किसमें कार्य नहीं करता, तो डीसी करंट में, ठीक है, डीसी करंट में ये कार्य नहीं करता, कौन कार्य नहीं करता, तो ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, विद्युत बल रेखाएं किससे किसकी ओर होती है, ठीक, तो विद्युत बल जो रेखाएं होती है ना वह किससे किसकी ओर होती है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, ठीक है, क्या होती है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर वह होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, किसी वस्तु के ताप बढ़ने पर उसके प्रतिरोध में क्या होता है, तो वृद्धि होती है, अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, वृद्धि हो जाती है वहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर दिया है, चुंबक की उत्तर ध्रुव की दिशा कौन बताता है, ठीक है, तो कौन बताता है, तो पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव ये बताता है चुंबक की उत्तरी ध्रुव की दिशा, जो कि सीजी व्यापा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है, तरंग की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, यह ऊर्जा पर निर्भर करती है, जो तरंग की तीव्रता होती है वह, ठीक है, याद रखिए कि किस पर निर्भर करती है, तो यह ऊर्जा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, संवेग की इकाई है, तो संवेग की जो इकाई होती है वह क्या होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, क्या होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसकी इकाई होती है, तो किसकी इकाई होती है, तो संवेग की इकाई होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा होता है, तो यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, याद रखिएगा इसको आप लोग अच्छे से। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रकाश एक तरंग भी है और एक कण भी, यह सिद्धांत किसका है, ठीक, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बोला गया है, तो यह आइंस्टीन का दिया हुआ सिद्धांत है, ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश होती है ना वह द्वैत प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, कौन सा बल सबसे कमजोर होता है, तो कौन सा बल होता है सबसे कमजोर, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, टोटल पृथ्वी पर 4 बार कार्य करते हैं उसमें से जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना वह क्या होता है, सबसे कमजोर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, ऑक्सीलेशन का उदाहरण क्या है, तो क्या है ऑक्सीलेशन का उदाहरण ये पूछा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेंडुलम की गति, ठीक है, पेंडुलम की जो गति होती है ना वह क्या होती है, तो ऑक्सीलेशन का एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, हाइग्रोमीटर का क्या मापता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या मापता है ये पूछा गया है, तो आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब कोई वस्तु ध्वनि से तेज गति करती है तब वह
क्या होता है, तो क्या होता है, सोनिक बूम होता है। ठीक है, क्या होता है, सोनिक बूम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको दिया है ऊष्मा और तापमान में अंतर। ठीक है, ऊष्मा और तापमान में अंतर की बात की जाए तो ऊष्मा क्या है, कुल ऊर्जा होती है। ठीक, ऊष्मा क्या है, कुल ऊर्जा। जो तापमान होता है ना, वह अणुओं की गति के कारण होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, गुरुत्व बल किसके बीच लगता है। ठीक है, तो जो गुरुत्व बल होता है किसके बीच लगता है, तो किसी दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के बीच। ठीक है, तो ये किसके बीच लगता है, तो किसी दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के बीच। हम लोग यहाँ पर 300 क्वेश्चन कवर करने वाले। ठीक है, अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो सकता है तो आप लोग जरूर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर इसका आंसर ये हो सकता था, और उसका रीज़न भी आपको वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है, तो किन्होंने की है, जे थॉमसन ने की है। ठीक, याद रखिएगा, जे थॉमसन। इसका एक ट्रिक भी अगर आप लोग को चाहो तो याद रख सकते हो, ईंट पर नाच। ठीक है, क्या है, ईंट पर नाच, इसका एक ट्रिक है जिसको आप लोग याद रख सकते हो, ईंट पर नाच। इसके जरिए आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन का हो जाएगा रदरफोर्ड, उसी प्रकार न्यूट्रॉन का हो जाएगा चैडविक। तो इस प्रकार आप लोग इसको याद रख सकते हो। ईंट पर नाच एक आपका ट्रिक है जिससे आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोज करते हैं ना, उसके बारे में आप लोग इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, कैपेसिटर में ऊर्जा कैसे संचित होती है। तो किस प्रकार संचित होती है, तो विद्युत क्षेत्र में संचित होती है। ठीक है, कैपेसिटर में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अधिकतम बल का अनुभव कब होता है, तो जब कोण 90 अंश हो। ठीक है, जब कोण 90 अंश होता है ना, तो अधिकतम बल का अनुभव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, वस्तु की गति रेखीय से घूर्णन में कैसे बदलेगी। तो कब बदलेगी, तो टार्क द्वारा बदलेगी। ठीक है, किसके द्वारा, टार्क के द्वारा यह बदलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, टार्क यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचती है। कई बार पूछा गया भी प्रश्न है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड में क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है ना, वह पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहीं पर है, स्पेक्ट्रम का कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्तित बोला है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या बोला है, अपरिवर्तित बोला है। किसका, तो स्पेक्ट्रम का। तो ये बैगनी जो होता है ना, वो क्या होता है, सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, जब वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो करंट क्या होता है, बढ़ता है घटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे ना तो करंट भी क्या होता है, यहाँ से बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दिया है, देखते हैं क्या दिया है, बहिर्वेशन कब होता है। कब होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब बाहरी बल की आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो तब क्या होता है, बहिर्वेशन होता है। ठीक है, जिसको आप लोग याद यहाँ पर रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो बल उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब क्या होता है, जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है ना, तब बल उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, बल उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, गति करते समय कोई वस्तु क्यों कांपती है। ठीक है, क्यों कंपन करती है, जब कोई वस्तु गति करती है तब ये पूछा गया है। तो घर्षण व असंतुलन के कारण। ठीक है, फ्रिक्शन, वह देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, घर्षण व असंतुलन के कारण वो क्या होती है, कंपन करने लगती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, गैसों के समीकरण जो कि PV = nRT में R का जो मान होता है वह क्या होता है, अर्थात R का मान हमको यहाँ पर पूछा है ना, तो जो बीच में आपको R देखने को मिला, इसका वैल्यू क्या होता है, तो देख सकते हैं कितना होता है, 8.314 जूल प्रति मोल किलो, इतना होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो वैल्यू है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है तो वह किस लेंस या फिर दर्पण द्वारा बना है। ठीक है, जब वस्तु से बड़ा है मतलब वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अर्थात हमारा जो आंसर होगा ना, अवतल दर्पण यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस विकिरण के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो यह अवरक्त विकिरण के कारण होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है ना, वह अवरक्त विकिरण के कारण होता है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 54वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया है, रेडियोधर्मी विकिरणों में सबसे अधिक प्रवेश क्षमता किसकी होती है। तो ठीक है, गामा किरणों की होती है। ठीक है, ये गामा है तो गामा किरणों की होती है सबसे अधिक प्रवेश क्षमता। किसके बारे में बोला है, तो रेडियोधर्मी विकिरणों के बारे में बोला है ना। तो आप लोग क्वेश्चन जब भी पढ़ते तो क्वेश्चन को एकदम स्पष्ट पढ़ा कीजिए कि वहाँ पर पूछा क्या गया है, किसके बारे में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर है,
शुद्ध चालक में विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो शुद्ध चालक में जो विद्युत क्षेत्र होता है ना वह शून्य होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता अधिकतम कब होगी, तो जब तापांतर अधिक होगा तब उसकी दक्षता क्या होती है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है, कब होगी, तब जब तापांतर अधिक हो। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब किसी द्रव को हम लोग गर्म करते हैं तब। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है गैसों में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने पर। ठीक है, क्या है, गैसों में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है प्रकाश की अपवर्तनांक पर निर्भरता किस नियम से होती है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तनांक पर निर्भरता के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा स्नेल का नियम। ठीक है, इसी के अनुसार ये होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्नेल का नियम। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है शरीर का तापमान अधिकतम कहाँ लिया जाता है, तो देखो मुख के नीचे या मलाशय में, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा जिसमें दिया है गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है, तो क्या जोड़ा जाता है, कम प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग शंट के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, दोनों में से कोई भी दिया रहे आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है प्रकाश के कण किसे कहा जाता है, तो फोटान को कहा जाता है प्रकाश के कण। ठीक है, क्या कहा जाता है, फोटान को प्रकाश के कण कहा जाता है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है जब वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो कार्य शून्य होता है, अगर विस्थापन नहीं होगा तो वहाँ पर कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे दिया है, देखो क्या है, जब वस्तु का विस्थापन बोला गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है जब आप ट्रेन में बैठे हैं और बाहर खड़े व्यक्ति को देखें तो वह क्या हो जाएगा, पीछे ज़्यादा प्रतीत होता है। ठीक है, इसको आप लोग जितने लोग ट्रेन में चढ़े हैं ना जरूर इसको एनालाइज़ किए होंगे बोल सकते हैं, या फिर देखे होंगे, क्योंकि जब भी आपको कोई छोड़ने आता है या फिर कोई व्यक्ति है, खासकर प्लेटफॉर्म में आप लोग देख लीजिएगा, जब ट्रेन चलना स्टार्ट होता है ना, तब क्या हो जाता है, जो व्यक्ति है ना वो क्या हो जाएगा, तो किधर दिखता है, तो वो पीछे की ओर दिखते जाता है। ठीक है, पीछे की ओर जा रहा है, इस प्रकार से प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मात्रक क्या है, तो क्या होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं nm²/kg²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन का जो वैल्यू हो, एन का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है माइक्रोवेव ओवन किस पर कार्य करता है, तो किस पर कार्य करता है, जब अणुओं की कंपन। ठीक है, जल अणुओं की कंपन पर यह कार्य करता है, याद रखिएगा किसकी कंपन पर, तो जल अणुओं की कंपन पर यह कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है जब एक चालक तार को मोड़ा जाता है तो उसमें प्रतिरोध बढ़ता है या फिर कम होता है, तो बढ़ता है। ठीक है, जब मोड़ेंगे चालक तार को ना तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसका मात्रक है, तो यह दाब का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग जो मीटर है किसका मात्रक है, तो यह दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है, तो तापमान पर यह निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, यह तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक क्या हो जाता है, घटता है। ठीक है, अब जब प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा ना तो जो अपवर्तनांक है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर है किसी वस्तु पर दो बल एक दूसरे के विपरीत बराबर हो तो क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था। ठीक है, क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या है, जब किसी वस्तु पर दो बल एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत और बराबर है, ये बोला है ना, तब क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था होगी। इसको आप लोग इसीलिए बोला हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पढ़िए। प्रश्न अगला दिया है किसी वस्तु के ताप बढ़ाने पर उसका जो संवेग होता है ना वह क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है, जब किसी वस्तु का हम लोग क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो उसका संवेग बढ़ जाता है। ठीक है, कब बढ़ता है, लेकिन गति बढ़ने से। ठीक है, गति बढ़ने से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, पृथ्वी पर वस्तु का भार और चंद्रमा पर उसका भार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो वस्तु है ना, देख सकते हैं यहाँ पर कोई वस्तु कितनी की है, 100 किलोग्राम की है ना, तो चंद्रमा में उसका जो भार हो जाएगा ना 1/6 हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96। ठीक है, तो 16 किलो, उसके बाद कुछ पॉइंट में आपको इधर देखने को मिलेगा लगभग 6। ठीक है, तो 16 किलो इतना के बराबर वो कहाँ पर हो जाएगा, वो चंद्रमा में प्रतीत इतना के बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है
कोई ध्वनि तरंग जब दीवार से टकराती है तो क्या होता है? क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, जब कोई ध्वनि तरंग दीवार से टकराती है ना तो वहाँ पर क्या होता है? परावर्तन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है वस्तु जब सरल आवर्त गति करती है तो ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया पेंडुलम की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर। ठीक है, क्या है? लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर वह क्या करती है? निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? तो पेंडुलम की जो आवृत्ति है ना वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है रॉकेट सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, तो रॉकेट जो सिद्धांत है किस पर आधारित होता है? तो संवेग संरक्षण के नियम पर वह आधारित होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या किस पर? तो संवेग संरक्षण पर वह आधारित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है गर्म हवा ऊपर क्यों जाती है? तो घनत्व कम होने के कारण। ठीक, इसी के कारण क्या होती है? घनत्व कम होने के कारण ही ना जो गर्म हवा कहाँ जाती है? तो ऊपर की ओर जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है विद्युत धारा के कारण बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र किसने खोजा? तो किनके द्वारा यह खोजा गया है, ये हमसे पूछा है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑस्टेंड के द्वारा। ठीक है, ऑस्टेंड इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है तापी विस्तार का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो जो तापी विस्तार का उपयोग होता है ना वह किस में होता है? तो बायोमेटलिक स्ट्रीम में होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा यदि किसी दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा हो तो वह कौन सा होगा या फिर क्या होगा, इसके बारे में पूछा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, याद रखिएगा यदि किसी दर्पण में जो प्रतिबिंब है उल्टा है ना तब वो क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है क्षैतिज फेंकी गई वस्तु का क्षैतिज वेग क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो इसका जो क्षैतिज वेग रहेगा ना वह अपरिवर्तित रहता है। वस्तु कैसे फेंकी जा रही है? तो क्षैतिज फेंकी जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा न्यूनतम ऊर्जा के लिए कोई वस्तु किस अवस्था में होती है? तो संतुलन की अवस्था में होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था में होती है? वह संतुलन की अवस्था में होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है रेडियोधर्मी तत्वों की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है इसकी इकाई, इसके बारे में पूछा गया है ना। तो बेकरल होती है। ठीक है, क्या होती है? बेकरल होती है, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? BQ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है स्थैतिक घर्षण की तुलना में गतिज घर्षण कम होता है, ज़्यादा होता है? तो कम होता है। ठीक है, क्या होता है? कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा कम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है वोल्टेज कम करने के लिए ट्रांसफार्मर कैसा हो? तो डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, वोल्टेज कम करने के लिए क्या हो जाएगा? डाउन ट्रांसफार्मर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहीं पर दिया है अधिक। ठीक है, बल्ब अधिक चमकता है जब कब चमकेगा? वोल्टेज अधिक होगा तभी तो चमकेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज अधिक होने पर बल्ब अधिक चमकता है। फोकस दूरी की SI इकाई क्या है? ठीक है, SI इकाई के बारे में पूछा है। किसकी SI इकाई के बारे में? तो फोकस दूरी की, तो मीटर हो जाएगी। ठीक है, मीटर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर पर यह कार्य करता है, इसका जो सिद्धांत है वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है जब दो वस्तुएं टकरा कर चिपक जाती है तो यह अति अपरिवर्तनीय टक्कर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये अति अपरिवर्तनीय टक्कर यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में भी इसका नाम दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया है केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो कितना होता है केल्विन स्केल पर बोला है ना। तो 373 केल्विन होता है। याद रखिएगा 373 केल्विन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है कंडक्टर में करंट का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। ठीक है, किधर होता है? तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर यह होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है जिसमें दिया है पिंड का संवेग नष्ट नहीं होता जब। तो कब पिंड का संवेग जो है नष्ट नहीं होता? तो बाहरी बल शून्य हो। जब बाहरी बल शून्य होता है ना तो जो पिंड का संवेग है ना वह नष्ट नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया है किन परिस्थितियों में कोई वस्तु तैरती है? ठीक है, तो कब कोई वस्तु तैरती है? तो जब उसके वजन के बराबर अपथलन बल लगे। ठीक है, तो कब तैरती है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था ना, तो इसी के कारण वह तैरती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? वाट में पूछा गया। ठीक है, वाट में क्या होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। जो एक हॉर्स पावर होता है कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के यह बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम
किसके लिए है, तो किसके लिए है, विद्युत जनन के लिए होता है। ठीक है, विद्युत जनन के लिए होता है। फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है, इन्होंने दो नियम दिया था, एक दायां हाथ का नियम है और एक क्या है, बायां हाथ का नियम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर दिया है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है, तो कौन बदलता है, सेल। ठीक है, सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा लेता है, उसको क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि 100वें नंबर का प्रश्न है और फिजिक्स वाले सेक्शन का अंतिम प्रश्न है, जिसमें दिया है माइकल फैराडे ने कौन सा सिद्धांत दिया। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत उन्होंने दिया था। किन्होंने दिया था, तो माइकल फैराडे ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि CGPSC 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, जो कि है आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, जिसमें दिया है पहला जो प्रश्न है केमिस्ट्री का, अर्थात और जिस जो वीडियो का 101 नंबर का जो प्रश्न है वह दिया है, जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। ठीक है, तो आशुद्ध जल होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर होता है आशुद्ध जल, यह क्या होता है, जल का सबसे शुद्ध रूप होता है, जो कि पूछा गया है व्यापम 2020 में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कुल कितने समूह हैं, तो कितने ग्रुप होते हैं, वहाँ पर कितने ग्रुप है, ये हमसे यहाँ पर पूछा है ना, तो टोटल 18 वहाँ पर ग्रुप है। ठीक है, 18 ग्रुप वहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी। ठीक है, तो किनको द्वारा की गई है क्लोरीन गैस की खोज, ये पूछा गया है, तो सेले के द्वारा यह की गई। ठीक है, सेले के द्वारा की गई क्लोरीन गैस की खोज। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है बेकिंग पाउडर में मुख्य घटक क्या होता है, तो ठीक है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला है ना, NaHCO3, ये किसका फॉर्मूला है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, जो कि बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है परमाणु की खोज किसने की थी, तो जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने की थी परमाणु की खोज, देख सकते हैं SSC 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत होती है, तो नाइट्रोजन गैस के बारे में पूछा है कितने प्रतिशत होती है, तो लगभग 78% होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कितना होता है, लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होता है वायुमंडल में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, यह उच्च ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, यह क्या करता है, तो उच्च ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसीलिए हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के बारे में पूछा गया, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है ना, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, तो CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है, क्या होता है, CaSO4 दिया है 1/2 H2O, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ठीक है, याद रखिएगा CaSO4 1/2 H2O, या फिर हाफ बोल सकते हैं उसी को। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है सब्जियों को काटने पर उसका रंग काला क्यों हो जाता है, तो काला होने का कारण क्या है, जब सब्जियों को काटते हैं उसके बाद, तो ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, उसका रंग जो है ना वह काला हो जाता है, किसका, तो सब्जियों का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है ट्रांजिशन तत्वों की विशेषता क्या होती है। ठीक है, ट्रांजिशन तत्वों के बारे में बताया गया कि उसकी विशेषता क्या होती है, तो रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये क्या करते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। कौन बनाते हैं, तो ट्रांजिशन तत्व। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, जिसमें दिया है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। ठीक है, इसको याद आप लोग रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है पेंसिल का शीशा किसका बना होता है। ठीक है, तो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, जो हम जिससे हम लोग लिखते हैं, जो ब्लैक कलर का रहता है ना पेंसिल में, उसी के बारे में पूछा गया, तो ये ग्रेफाइट अर्थात कार्बन का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है सबसे हल्का गैस कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है जिसमें है सोना और तांबा का मिश्र धातु क्या कहलाता है। ठीक है, तो गुलाबी सोना कहलाता है, रोज गोल्ड बोला जाता है इसी को। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुलाबी सोना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, जिसमें दिया है किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है, प्रोटॉनों की संख्या को वह दर्शाती है। ठीक है, जो तत्व की जो परमाणु संख्या है वह। अब यहाँ पर ये देखिएगा, जैसे कि ये पूछा गया है SSC 2021 में। ठीक है, और यहाँ पर जो आंसर लिया गया है ना, वो जो ऑप्शन में था ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है
बफर घोल क्या कहलाता है, ठीक है, या फिर बफर विलयन के बारे में पूछा है, क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा पीएच को स्थिर रखता है, ठीक है, ये क्या करता है, तो पीएच को स्थिर रखता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है, आयन किसे कहते हैं, तो आयन किसे को कहा जाता है, आवेशित परमाणु या फिर अणु को ना आयन कहा जाता है, ठीक है, किसको बोला जाता है, तो आवेशित अणु या फिर परमाणु को। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, तो H2O और NO2 गैस, ठीक, इसी के कारण क्या होती है, तो अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, क्या है, H2O और NO2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है तो वो 119वें नंबर का प्रश्न है, इंडिकेटर क्या करते हैं, ठीक है, तो इंडिकेटर के बारे में पूछा ये क्या करते हैं करके, तो अम्ल या फिर क्षार की जो है ना पहचान करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अम्ल या फिर क्षार की पहचान करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न जिसमें दिया है कार्बन के कितने अवरूप होते हैं, ठीक है, तो टोटल इसके 3 अवरूप होते हैं, ठीक है, कितने अवरूप होते हैं, 3 होते हैं, जो कि यहाँ पर दिया है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अब ये देखो हीरा तो पता है, ग्रेफाइट भी पता है, फ्लोरीन क्या होता है, तो ये भी ना कार्बन परमाणु से बने हुए ना ट्यूब जैसी आकृति के होते हैं या फिर गोलाकार आकृति के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कार्बन परमाणु से ही बने होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है परमाणु में सबसे अधिक स्थान किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन बादल का, ठीक है, तो इसी का होता है, ठीक है, परमाणु में जो सबसे अधिक स्थान होता है ना इलेक्ट्रॉन बादल का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है एलपीजी में मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन इसमें क्या होता है, एलपीजी में मुख्य घटक होता है, और एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसको हम लोग घर में यूज़ करते हैं गैस के रूप में, वही चीज़ होता है एलपीजी, ठीक है, जिसका जो मुख्य घटक होता है ना वह क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है, तो तीव्र चुभने वाली, ठीक है, ये जो अमोनिया गैस होती है ना किस जो गंध होती है वह तीव्र होती है और चुभने वाली यह गैस होती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा क्या दिया है, 124 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें दिया है मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, मार्स गैस के बारे में बोला है, इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है, CH4 इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है, सभी को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है टेबल नमक किसका उदाहरण, ठीक है, टेबल नमक किसका उदाहरण ये पूछा गया, तो आयनिक यौगिक का यह उदाहरण है, ठीक है, किसका, तो आयनिक यौगिक का यह एक एग्जाम्पल है या फिर उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है किसी तत्व की वैलेंसी किस पर निर्भर करती है, तो यह किस पर निर्भर करेगी, तो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ठीक है, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यह निर्भर करती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, ठीक है, एसिटिक अम्ल के बारे में पूछा है, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है आयोडीन का रंग क्या होता है, ठीक है, तो आयोडीन के रंग के बारे में पूछा है, तो आयोडीन का जो रंग होता है वह बैगनी काला, ठीक है, आयोडीन का जो रंग होता है क्या होता है, बैगनी काला होता है आयोडीन का रंग। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है फ्यूल गैस कौन सी होती है, फ्यूल गैस के बारे में पूछा गया, CNG गैस होती है, ठीक है, CNG गैस क्या है, एक फ्यूल गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो लोहा, क्रोमियम और निकल, ठीक है, तीनों का जो मिश्रण होता है वह क्या होता है, आपका स्टेनलेस स्टील होता है, तो दोनों तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा मिथाइल ऑरेंज किस में प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है, तो अम्ल क्षार परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसमें, अम्ल क्षार परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नीला लिटमस लाल कब होता है, ठीक है, जो नीला लिटमस है ना वह क्या होता है, लाल कब होता है, तो अम्ल में, ठीक है, अम्ल में क्या हो जाएगा, जो नीला लिटमस रहता है ना वह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो इसमें क्या होता है ये पूछा गया है ना, तो ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ, तो इसी में क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है, तो कभी पूछा जाएगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ कौन सी अभिक्रिया में होता है, तो याद रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया में यह होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, ठीक है, तो बॉक्साइड होता है, ठीक है, बॉक्साइड, याद रखिएगा एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है ना वह बॉक्साइड होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर पूछा है ना का अभिक्रिया उत्पाद है, तो इसका जो अभिक्रिया उत्पाद होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड बनेगा और जो H2O वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो दोनों को प्लस करके दिया है NaCl और H2O, इसका क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का उत्पाद होगा, किसका किसका, NaOH और HCl का। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, रसायन शास्त्र की जनक किसे कहा जाता है, ठीक, तो रसायन शास्त्र का जो जनक है वह कौन है, रॉबर्ट बायर, ठीक है, ये किस
के नाम से जाना जाता है तो रसायन शास्त्र के जनक के नाम से ना जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यदि pH बराबर 7 हो तो घोल कैसा होगा, तो घोल उदासीन होगा। ठीक है, घोल उदासीन होगा। एक स्केल होता है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नंबर, इधर नंबर रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6 5 4 3 2 और 1। इधर आपको देखने को मिलेगा, इधर उसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7, फिर 8 9 करके इधर बढ़ते जाएगा। तो ये जो 7 नंबर जिसका भी pH मान रहेगा ना, वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। उसी प्रकार जैसे 7 से कम होते जाएगा ना, इधर 7 6 5 4 3 2 होते जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो अम्लीय होते जाता है। और जितना कम नंबर रहेगा, 7 से जितना ज़्यादा कम नंबर रहेगा उतना ज़्यादा प्रबल एसिड होता है ना, याद रखिएगा। उसी प्रकार क्या होता है, जैसे 7 से अधिक होगा, ठीक है, ये क्या है, 7वां है, 7 से जैसे अधिक होगा इधर ना, तो क्या होता है, क्षार वाले में काउंट होते जाता है। तो जितना इधर बढ़ते जाएगा ना, उधर क्या हो जाएगा, उतना स्ट्रांग वो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, और इधर जितना कम होते जाएगा ना, उतना वो क्या हो जाएगा, अधिक, अर्थात स्ट्रांग क्या होता है, बेस होते, मतलब एसिड होते जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 7 आपको उदासीन रहेगा, 7 से कम मतलब अम्लीय, और 7 से अधिक मतलब क्षारीय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, शराब में कौन सा रसायन होता है, तो एथेनॉल होता है शराब में। ठीक है, एथेनॉल होता है शराब में, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो त्रिक बंध द्वारा ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, तो त्रिक बंध के द्वारा यह जुड़ते हैं, जो नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं वो आपस में। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है, साबुन की प्रकृति कैसी होती है, तो साबुन की प्रकृति के बारे में पूछा गया, तो कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। ठीक है, क्षारीय होती है। तो अभी मैं आपको pH स्केल से बताया हूँ कि ये क्या है, जैसे 7 है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 7 से अधिक होगा, अर्थात साबुन का जो pH मान होगा ना, वो हमेशा 7 से अधिक होगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, एसिड रेन के प्रभाव से कौन सा धातु अधिक प्रभावित होता है, तो संगमरमर। ठीक है, संगमरमर बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित होता है एसिड रेन के, अर्थात अम्लीय वर्षा के बारे में बोला गया है। अम्लीय वर्षा होती है ना, तो क्या होता है, जो संगमरमर है ना, यह बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किस में किया जाता है, तो जल शोधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले देख लेते हैं, बहुत लोग का ये सवाल रहता है कि सर वन लाइनर पढ़ के जाएंगे तो क्या हमारा हेल्प होगा एग्जाम में, तो ज़रूर हेल्प होगा। क्योंकि देखो, अगर आप लोग जैसे कि छत्तीसगढ़ से हैं, प्रयोगशाला परिचालक का भी एग्जाम दिलाने वाला है, तो उसमें 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साइंस से। ठीक है, 60 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिलेगा, तो 60 का 60 क्वेश्चन तो कूट वाला नहीं आएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, उसमें से 60 में से कितना क्वेश्चन आ सकते हैं, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कूट वाला रहेगा, लेकिन बाकी तो नॉर्मल रहेगा। अब चलिए, कूट वाले में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो वन लाइनर होता है, वो क्यों होता है, जैसे कि माना कि आपको ये पता है, जैसे कि कुछ भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी के बारे में पूछ दिया। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किस में होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन अलग अलग रहेगा, उसमें से एक पॉइंट तो ये भी रहेगा ना, जल शोधन के रूप में। तो आपको तो एक पॉइंट वहाँ से जरूर पता चला कि जल शोधन के रूप में होता है, तो उस ऑप्शन को भी आप मार्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो वन लाइनर होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देता है। ठीक है, याद रखिएगा, कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देता है, इसलिए जो वन लाइनर होता है ना, उसको आप लोग जरूर एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाया कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न जिसमें दिया है, ब्लू विट्रियन क्या है। ठीक है, इसके बारे में पूछे तो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या जानते हैं, ब्लू विट्रियन के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा CuSO4 5H2O। ठीक है, इसको क्या नाम से जानते हैं, कॉपर सल्फेट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोलिसिस के समय कैथोड पर क्या होता है, तो क्या होता है कैथोड पर, ये पूछा है ना, तो अपचयन होता है। ठीक है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, किस पर होता है, तो कैथोड पर होता है। ठीक है, कब होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के समय। तो इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए कि तोड़ मरोड़ के पढ़ो, कि किसी भी प्रकार से अगर उस क्वेश्चन को अगर हमको पूछा जाए तो हमसे बन जाए। ठीक है, अगर माना कि आप क्वेश्चन पढ़ के चल दिए है, यहाँ पर ये पूछा जाता इलेक्ट्रोलिसिस के समय कैथोड पर क्या होता है, तो आपको पता है अपचयन होता है, तो ये पूछा जाता किस में खाली स्थान में अपचयन होता है करके अगर आपसे पूछा जाता, तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाइए, अर्थात क्वेश्चन को ना, है ना, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, किसी के चैनल से पढ़ो। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन को पढ़ते तो एकदम तोड़ मरोड़ के भी उसको पढ़ा करो, कि किसी भी प्रकार से अगर तोड़ मरोड़ के दिया जाए तो उसका आंसर आपसे बन जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम होती है। ठीक है, पोटेशियम क्या है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है, गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो ताप घटाया जाता है,
ताप बढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, गैस को द्रव में बदला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा जिसमें दिया है चीनी का किण्वन करने पर क्या बनता है, तो एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, चीनी का जो किण्वन किया जाता है ना उससे एथिल एल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है 1 मोल किसी पदार्थ में कितने कण होते हैं। ठीक है, 1 मोल किसी पदार्थ में कितने कण होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा जो डाटा है उसको। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है स्टील किसका मिश्रण है, तो स्टील जो होता है ना आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, किसका किसका, तो आयरन और कार्बन का जो मिश्रण होता है ना वह क्या होता है, स्टील होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेंसिल पर रबड़ से रगड़ने पर क्या होता है। ठीक है, पेंसिल पर रबड़ से रगड़ने पर क्या होता है, ये पूछा है। स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होती। ठीक है, स्थैतिक विद्युत क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है एथेनॉल को अन्य नाम से क्या कहते हैं। ठीक है, अर्थात एथेनॉल का दूसरा नाम क्या होता है, तो एल्कोहल, इसी को हम लोग एथेनॉल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति के बारे में पूछा है तो यह उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वह। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है रासायनिक सूत्र Na2CO3 किसका है, तो यह किसका रासायनिक सूत्र है, ये हमसे पूछा गया है। तो सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, ये क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है, तो Na2CO3। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है पीतल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का जो मिश्र धातु बनता है उसको हम लोग पीतल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीतल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा होता है, जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है साबुन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो देख सकते हैं कौन सा प्रक्रिया आपको यहाँ पर देखने को मिला है, तो सैपोनिफिकेशन। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, साबुन का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, अर्थात साबुन निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वह। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या दिया है, ध्वनि में प्रयुक्त एसिड कौन सा है, तो कौन सा है, तो यहाँ पर जो ध्वनि में प्रयुक्त जो एसिड होता है ना वह कौन सा होता है, तो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम क्या है, तो एल्किल और एल्काइन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, तो एल्किन और एल्काइन को। अगला प्रश्न इसी में दिया है, देख सकते हैं 160वें नंबर का प्रश्न है पोटेशियम से गैस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, पोटेशियम से बोला है ना, इससे गैस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना वह शोधन कहलाती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो किन्होंने की थी, तो हेनरी बैकरेल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या दिया है, सबसे अधिक आयनिक यौगिक कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम लोग NaCl के नाम से जानते हैं, अर्थात उसका फॉर्मूला है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है नीलत होता। ठीक है, नीलत होता किसका रासायनिक नाम है, तो कॉपर सल्फेट का। ठीक है, कॉपर सल्फेट का यह रासायनिक नाम, इसके बारे में हम लोग एक बार और क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, शुद्ध जल का pH मान होता है, तो 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का जो pH मान होता है कितना होता है, 7 होता है। इसीलिए जो जल होता है ना वह क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है, याद रखिएगा, जो जल होता है ना वह क्या होता है, उदासीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो pH मान होता है वह 7 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या होगा, कौन सी धातु जल पर तैरती है, तो पोटेशियम। ये क्या होती है, जल पर तैरती है, धातु है ना, याद रखिएगा। कौन सी धातु बोला है ना, तो जो पोटेशियम है ना वह क्या होती है, जल पर तैरती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। ठीक है, क्या होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर दिया है भोजन में प्रिजर्वेटिव के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा pH स्केल किसने विकसित की। ठीक है, तो किनके द्वारा बनाई गई जो pH स्केल है वह, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोरेनसेन ने बनाया था pH स्केल को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है प्राकृतिक गैस के प्रमुख रूप में कौन सी गैस होती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस में प्रमुख रूप से पूछा है कौन सी गैस होती है, तो मीथेन होती है प्राकृतिक गैस में। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हल्दी किस प्रकार का संकेतक है? तो यह प्राकृतिक संकेतक होता है जो हल्दी होता है वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, अणु के अंदर परमाणुओं को जोड़ने वाले बल को क्या कहते हैं? तो रासायनिक बंध बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, याद रखिएगा, रासायनिक बंध बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहीं पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसके बारे में आपको ट्रिक बताया था। ठीक है, जे थॉमसन ने की थी। एक बार और बता देता हूँ, ईंट पर नाच। ठीक है, क्या होता है? ईंट पर नाच होता है। तो आप लोग जब ईंट लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा वहाँ पर? थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, मतलब टी से आपको थॉमसन समझना है। उसके बाद ईट है, उसके बाद पर होता है, तो पर से आपका हो जाएगा प्रोटॉन, हो जाएगा रस से रदरफोर्ड, और नाच से हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नाच होता है लास्ट टाइम ईट पर नाच, तो च से हो जाएगा आपको चैडविक, और न से क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, सबसे छोटा परमाणु कौन सा है? ठीक है, तो हाइड्रोजन होता है सबसे छोटा परमाणु, इसके बारे में बोला हाइड्रोजन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नाभिक में कौन कौन कण पाए जाते हैं? तो कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, ब्रोमीन का रंग क्या होता है? तो लाल भूरा होता है जो ब्रोमीन का रंग होता है वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, कोलाइड घोल का उदाहरण क्या है? तो कौन सा कोलाइड घोल का उदाहरण है? ये हमसे यहाँ पर बताया ना, तो दूध। ठीक है, ये क्या है? एक कोलाइड घोल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जो जंग लगना है वह क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, गैसों की गति किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर यह डिपेंड करती है, जो कि गैसों की गति होती है वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, मार्बल या फिर संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है संगमरमर का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, श्वास प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन ली जाती है, सभी को पता है ना, ऑक्सीजन ली जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। ठीक है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, और जो सामान्य जल का सूत्र वह क्या होता है? तो H2O होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, क्लोरीन का रंग और गंध कैसी होती है? तो क्लोरीन का जो रंग होता है ना, वह देख सकते हैं पीला हरा रंग का होता है, और जो गंध होती है वह तीव्र गंध होती है क्लोरीन की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, नायलॉन किसका उदाहरण है? तो यह सिंथेटिक पॉलीमर का उदाहरण है जो नायलॉन होता है वह। ठीक है, बस 17 प्रश्न और फिर हमारा जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, एक क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय घोल का बोला है ना, तो बताया था आपको 7 से अधिक होगा। कोई भी आपका बेस अर्थात क्षार होगा, उसका जो वैल्यू होगा ना 7 से ज़्यादा ही होगा, भले वो 7.1 हो लेकिन 7 से ज़्यादा ही होगा। उसी प्रकार जो क्षारीय होगा ना 7 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो अम्लीय होगा उसका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 6.9 होगा, तब भी वह क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, और इससे जितना कम होते जाएगा उतना स्ट्रांग होते जाएगा वो। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या हो जाएगा, कोई तत्व रेडियोधर्मी होता है यदि उसमें न्यूक्लियस अस्थिर हो। ठीक है, जब न्यूक्लियस जो अस्थिर होते हैं ना वह क्या होता है? तो रेडियोधर्मी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखो, गैस का किस में द्रव में परिवर्तन बोला है, क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। ठीक है, संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, अमोनिया की गंध कैसी होती है? तो तीव्र और चुभने वाली होती है। अमोनिया का गैस का जो गंध होता है वह। गैसों का घनत्व किसके अनुपात में होता है? तो मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो जो गैसों का जो घनत्व होता है ना वह मोलर द्रव्यमान के अनुपात में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है? तो द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तन से। ठीक है, क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा परिवर्तन से। तो इसका देख सकते हैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, E=mc²। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, पीएच स्केल पर 14 का अर्थ क्या होगा? ठीक है, 14 का अर्थ क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा है, तो अति क्षारी होगा। ठीक है, अति क्षारी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व जंग को रोकता है? तो क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम के कारण उसमें जंग नहीं लगता। अगला प्रश्न यहीं पर दिया है, आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है, रॉकेट ईंधन में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो जो रॉकेट ईंधन है वहाँ पर कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वहाँ पर प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो अपचयन। ठीक है, अपचयन जिसको हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, इसी क्रिया यही मतलब यही क्रिया वहाँ पर होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है,
पॉलीथीन किस प्रक्रिया से बनता है? तो बहुलीकरण से पॉलीथीन बनाया जाता है। ठीक है, किससे? तो बहुलीकरण से यह बनाया जाता है पॉलीथीन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें होता है? तो अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा द्रव के 3 प्रमुख रूप कौन से हैं? तो ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस ये क्या है? तो द्रव के प्रमुख 3 रूप है। 3 रूप के बारे में पूछे इसीलिए यहाँ पर बताया है ना, इससे ज़्यादा भी अब आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है रेडियोधर्मी पदार्थ की इकाई क्या होती है? तो क्यूरी और बैकरल। ठीक है, ये क्या होते हैं? क्यूरी और बैकरल, ये क्या है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ की इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है कौन सा तत्व जल में विस्फोट से प्रतिक्रिया करता है? ठीक है, तो सोडियम करता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। ठीक है, सोडियम को क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है सौर ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर यह आधारित है। अगला प्रश्न देखिएगा, और इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न अर्थात जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन है ना, उसका अंतिम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें है बैटरी में प्रयुक्त विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं 201 से लेकर के, ठीक है, क्या है 201 से लेकर के जो 300 तक के प्रश्न है ना, वो कौन से है? तो वो बायोलॉजी से पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है। खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो किडनी या फिर वृक्क में होता है खून का शुद्धिकरण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर। ठीक है, जिसको हम लोग यकृत के नाम से जानते हैं, यह मानव शरीर की ना सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है डीएनए की खोज किसने की थी? किनके द्वारा डीएनए की खोज की गई है? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है, वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से यह स्रावित होता है, जो इंसुलिन होता है वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है रुधिर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर में लाल रंग होता है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सभी को लगभग पता होगा मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाएगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और वहीं अगर आपको सेल्सियस में पूछे तो 37 ठीक है, 37 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा सेल्सियस में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। ठीक है, नर्व सेल होती है जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि जो 7.4 वैल्यू है ना, अर्थात जो ब्लड का पीएच मान है वह एसिड है या फिर बेस है? ठीक है, कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन की जो शुरुआत होती है ना, वो मुंह से ही हो जाती है। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को खाते हैं तो वहीं से इसका पाचन जो होना है स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ कार्य करता है? ठीक है, तो कहाँ पर यह कार्य करता है ये पूछा गया है। तो यह अमाशय में कार्य करता है। ठीक है, स्टोमच में यह कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, किसमें होती है? तो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना, वह होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष। ठीक है, टोटल 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होता है। ठीक है, टोटल 4 कक्ष मनुष्य के हृदय में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है एंटीबॉडी किसका कार्य है? ठीक है, एंटीबॉडी किसका कार्य? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। ठीक है, याद रखिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। अगला प्रश्न है यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है। अब इसमें देखो किसके काटने से होता है, अगर ये आपसे पूछा जाएगा ना, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। दोनों चीज़ याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आ ही गया, मलेरिया का वाहक कौन सा है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, इसी के काटने से क्या होता है? तो मलेरिया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर है
कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ठीक है, मास्टर ग्रंथि के बारे में बोला है, तो किस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, याद रखिएगा किसको जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर देखने को मिलेगा जिसमें दिया है थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो थायरॉक्सिन का यह स्राव करती है। ठीक है, किसका स्राव करती है? तो थायरॉक्सिन का यह स्राव करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश का एक चैप्टर था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में, तो ये चैप्टर याद रखिएगा, अर्थात नाम याद रखिएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनके द्वारा क्या की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। ठीक है, कौन सी होती है? स्टेपिज होती है, जो कि कान की हड्डी होती है, इसको याद रखिएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या दिया है शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? मांसपेशी के बारे में बोला है ना, कौन सी होती है शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा कुल्हे की मांसपेशी, जिसको हम लोग जानते हैं ग्लूटियस। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है? तो अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ये क्या है? तो ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का। ठीक है, 120 दिन का होता है लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है फेफड़े में गैस विनिमय किस संरचना में होता है? तो किस में होता है? एल्वियोली में होता है। ठीक है, किस में होता है? एल्वियोली में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिलेगा कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अर्थात पावर हाउस के बारे में बोला है, तो कोशिका का पावर हाउस या फिर शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर आपको शक्ति केंद्र नहीं पता तो आप लोग इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन वहाँ पर रहेगा ना, अगर माना कि आता है तो आप लोग एक बार इंग्लिश को भी चेक कर लिया कीजिए कि वहाँ पर क्या दिया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो पावर हाउस है उसको किस नाम से जानते हैं, फिर किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहीं एक चीज़ और आता है लाइसोस। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में आपने सुना होगा, जिसको क्या कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, पावर हाउस के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया और आत्महत्या की थैली कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ठीक है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस जंतु के शरीर में हृदय नहीं होता? ठीक है, तो हृदय के बारे में बोला है हार्ट, दिल जो भी है वो केचुआ के में नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखिएगा केचुआ के में हार्ट या फिर हृदय नहीं पाया जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? ठीक है, तो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, पादपों में जो जल का परिवहन होता है ना, किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बता दूं कि ये टोटल 300 क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि 200 क्वेश्चन का और आपको सेट मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जैसे भी वीडियो अपलोड होगा उसके एक दिन के अंदर में अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो वहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन का, ठीक है, 200 क्वेश्चन का एक और सेट रहेगा जो कि वन लाइनर ही रहेगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सा, तो आपको फिजिक्स देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों पार्ट रहेगा, और आपको ईवीएस, ठीक है, ईवीएस वाला पार्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि मिक्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग पार्ट में नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? मिक्स टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके कमेंट बॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग कमेंट करते हैं कम से कम 20 कमेंट, ठीक है, कम से कम 20 कमेंट अगर होगा ना तभी ये वीडियो अपलोड वहाँ पर किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है रुधिर में थक्का बनने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? ठीक है, रुधिर में थक्का बनने के लिए बोला है तो कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, याद रखिएगा प्लेटलेट्स ये क्या होती है? जो है कोशिका जो है ना सहायक होती है रुधिर में थक्का जमने में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी के बारे में बोला गया है तो विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है? तो रतौंधी होती है। अच्छा, इसको आप लोग ना जितने लोग छत्तीसगढ़ से हैं ना अगर देख रहे तो आप लोग बताइएगा ये जो रतौंधी दी है ना इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? ठीक है, क्या बोला जाता है इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न दिए है, प्रश्न यहाँ पर देखते हैं मधुमेह किस हार्मोन्स की कमी से होता है? ठीक है, तो इंसुलिन। ठीक है, ये क्या होता है? इंसुलिन की कमी के कारण ना मधुमेह या फिर शुगर की जो है ना वह प्रॉब्लम बढ़ती जाती है।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साल्मोनेला टाइफी, इसी के कारण क्या होता है, जो टाइफाइड बुखार होता है ना वह होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है, तो न्यूक्लियस, जिसको हम लोग नाभिक के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, नियंत्रण केंद्र कौन होता है, कोशिका का, तो नाभिक होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है सबसे बड़ा मानव अंग कौन सा है, ठीक है, तो त्वचा होता है सबसे बड़ा मानव अंग। ठीक है, मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, तो त्वचा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें है एकमात्र तरल संयोजी ऊतक कौन सा है, तो ब्लड। ये क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो ब्लड होता है वह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर है कौन से पौधे मांसाहारी होते हैं। ठीक है, मांसाहारी बोले कौन से पौधे हैं जो कि मांस का सेवन करते हैं। ठीक है, मांसाहारी के अनुसार वही तो हुआ ना, तो कौन से पौधे, तो यहाँ पर आप लोग दो पौधे का नाम देखने को मिलेगा, नेपेंथिस और क्या रहेगा, ड्रोसेरा। ठीक है, दोनों पौधे का नाम याद रखिएगा, नेपेंथिस और ड्रोसेरा, ये दोनों क्या है, तो मांसाहारी वाले पौधे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये पूछा गया है, तो ये पाया जाता है हड्डियों में। ठीक है, हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है मानव शरीर में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ कार्य करता है, तो ये कहाँ कार्य करता है, छोटी आंत में कार्य करता है। ठीक है, छोटी आंत में कार्य करता है, कौन कार्य करता है, तो ट्रिप्सिन। ठीक है, ये क्या है, एक एंजाइम है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है थायरॉक्सिन किस तत्व की उपस्थिति में बनता है, तो यह आयोडीन की उपस्थिति में बनता है। ठीक है, जो थायरॉक्सिन होता है ना वो किसकी उपस्थिति में बनता है, तो आयोडीन की उपस्थिति में बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है आंतों में भोजन को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। देखो क्या बोला है, आंतों में भोजन को, है ना, कौन सा एंजाइम है जो कि तोड़ता है, तो देख सकते हैं ट्रिप्सिन दिया है, एमाइलेज दिया है और लाइपेज दिया है। तो ये क्या करता है, ये जो एंजाइम के रूप में तोड़ता है। ठीक है, ये एंजाइम है जो कि तोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, अमीबा। तो ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है, खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी करता है, जो कि ऊपर वाला भाग रहता है ना, देख सकते हैं, जिसको हम लोग कपाल के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, मस्तिष्क की रक्षा करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है रक्त का शुद्धिकरण कौन अंग करता है, कौन सा अंग है जो कि रक्त का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, तो वृक्क, जिसको हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, तो जो है ना रक्त का शुद्धिकरण करता है। अगला प्रश्न यहीं पर देखने को मिलेगा लीवर कौन सा रस स्रावित करता है। ठीक है, कौन सा रस स्रावित करता है, जो लीवर होता है वह, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा पित्त रस। ठीक है, क्या होता है, बॉयल जूस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बॉयल जूस के नाम से जानते हैं, पित्त रस इसको स्रावित करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है पित्त रस का pH कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होगा मतलब 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या है, मनुष्य में कुल दांत कितने होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। मनुष्य में जो दांतों की संख्या होती है वह 32। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 639 मांसपेशियाँ होती है मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, इंसुलिन होता है। इसका आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताया गया सर्वदाता मतलब देने वाला, डोनर के बारे में बोला गया है। तो ओ निगेटिव, ठीक है, ओ निगेटिव क्या करता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो AB पॉजिटिव। ठीक है, AB पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ना वो क्या करता है, सर्वग्राही मतलब क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर है। ठीक है, वो तो डोनर था, ये क्या है, एक्सेप्टर है। कौन हो जाएगा, सर्वग्राही, तो AB पॉजिटिव। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है हीमोग्लोबिन किस धातु का यौगिक है, तो याद रखिएगा आयरन का यह यौगिक होता है लोहे का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है शरीर में RBC कहाँ बनती है। ठीक है, RBC है ना, कोई RCB मत पढ़ना भाई। ठीक है, RBC है, कहाँ पर बनती है, तो अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, जो बेंगलोर वाले होंगे ना, स्पेशली जो IPL में बेंगलोर टीम बहुत सपोर्ट करते हैं, तो जल्दी जल्दी में कभी इसको RCB पढ़ डाले तो ठीक है, तो ये क्या होता है, RBC होता है, याद रखिएगा।
क्या हो जाएगा, आरबीसी जो है ना कहाँ बनती है ये पूछा है ना, तो अस्थि मज्जा में बनती है, बोन मेरो में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है, हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है, हार्मोन के बारे में पूछा, तो ये क्या होते हैं, तो यह रासायनिक दूत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केमिकल मैसेंजर, ठीक है, क्या होता है, केमिकल मैसेंजर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन सा अंग ब्लड बैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, तो प्लीहा, जिसको प्लीहा के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, तो ब्लड बैंक के रूप में यह कार्य करता है शरीर में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, दांतों में कैविटी किस जीवाणु के कारण होती है, ठीक है, कौन से जीवाणु के कारण होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, जिसमें दिया है स्ट्रेप्टोकाकस म्यूटेंस, ठीक, इसी के कारण होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है, ठीक है, विटामिन के सहायक होता है रक्त के थक्का बनने में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, मनुष्य में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है मनुष्य में डीएनए, ये हमसे पूछा गया है ना, तो कोशिका नाभिक में यह पाया जाता है, कोशिका नाभिक में पाया जाता है डीएनए, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है, कोशिका नाभिक में यह पाया जाता है। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है, HIV वायरस के कारण यह रोग होता है, ठीक है, जो एड्स रोग होता है वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, इसका जो पूर्ण रूप होता है वह देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एड्स का जो पूर्ण रूप होता है वह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर दिया है, रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाएं क्या कार्य करती है, ठीक है, उनका कार्य पूछा है, जो WBC होता है ना उसका यहाँ पर कार्य पूछा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, या फिर क्या कर सकते हैं, रोग प्रतिरक्षा बढ़ाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है, शरीर का ताप नियमन कौन करता है, ठीक है, शरीर का ताप नियमन कौन करता है, तो देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये क्या करता है, शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर है, कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालता है, तो वृक्क, ठीक है, जो किडनी होता है ना वो क्या करता है, तो शरीर का जो है ना विषैला वाला पदार्थ है उसको बाहर निकालता है, ठीक है, शरीर से निकाल देता है वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है, तो मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, लीवर में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है, तो विटामिन ए संग्रहित होता है लीवर में, ठीक है, विटामिन ए संग्रहित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, कौन सा पौधा हवा से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो मटर, मटर का जो पौधा होता है वो क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, फीमर, ठीक है, जांघ की जो हड्डी होती है ना वो क्या होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, मलेरिया की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो रक्त परीक्षण अर्थात ब्लड टेस्ट के जरिए यहाँ पर पता लगाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, ब्लड टेस्ट के जरिए, लेकिन इसका पर्टिकुलर एक टेस्ट होता है, ठीक है, मलेरिया का, ठीक है, तो MP के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है, MP मलेरिया पैरासाइट उसका होता है, टेस्ट होता है, ठीक है, जिससे मलेरिया की पुष्टि की जाती है। ब्लड टेस्ट में तो किसी भी प्रकार के हम लोग किसी भी चीज़ का परीक्षण वहाँ पर कर सकते हैं, चाहे वो टाइफाइड हो, मलेरिया हो, या फिर और किसी भी प्रकार का, लेकिन मलेरिया की जो पुष्टि होती है ना वो MP से की जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर दिया है, बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बाल और नाखून में, ये पूछा है, तो कैराटिन ये पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है, मनुष्य में सबसे तेज बढ़ने वाला अंग कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा अंग है, बाल है, ठीक है, मनुष्य में जो बाल है ना वह सबसे तेज गति से बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम के बारे में पूछा है, ये क्या होते हैं करके, तो ये जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, तो जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं जो एंजाइम होते हैं वह। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, तो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, पाचन क्रिया में लीवर का क्या योगदान है, ठीक है, लीवर के बारे में बोला है, पाचन क्रिया में क्या योगदान है, तो पित्त रस बनाना, ठीक है, पित्त रस बनाना इसका क्या है, योगदान होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है, ग्लूकोज को ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है यहाँ पर, तो ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में या फिर ऊर्जा के रूप में क्या करना, परिवर्तित करना।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है मनुष्य में दृष्टि का कार्य कौन सा भाग करता है, तो रेटिना। ठीक है, रेटिना क्या करता है, तो दृष्टि का कार्य यहाँ पर करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है कौन सी ग्रंथि दूध उत्पादन में सहायक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्यूटिटरी ग्रंथि। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वह कौन सा है, कौन से पौधे परजीवी होते हैं। ठीक है, परजीवी बोला है, कौन से पौधे जो कि परजीवी होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखने को मिलेगा कासकटा। ठीक है, कासकटा ये क्या है, तो परजीवी पौधे होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा मानव नेत्र में चित्र कहाँ बनता है, तो जो चित्र बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, इसी के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा दिमाग में संदेश संचार कौन करता है। ठीक है, तो तंत्रिकाओं के द्वारा संदेश संचार होता है दिमाग या फिर मस्तिष्क में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है कौन सा हार्मोन तनाव से संबंधित है, तो एड्रेनालिन। ठीक है, ये क्या है, एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो कि तनाव से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है भोजन की नली को क्या कहते हैं, तो क्या नाम से जानते हैं, तो हम लोग ग्रसनी के नाम से जानते हैं, भोजन की जो नली होती है ना उसको। अगला प्रश्न यहीं पर देखने को मिलेगा, प्रश्न दिया है कौन सी ग्रंथि गले में होती है, तो थायराइड ग्रंथि होती है गले में। ठीक है, याद रखिए गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो लगभग यहाँ पर 60 दिया। ठीक है, 60 दिए, इसको आप लोग काट दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि कितनी प्रतिशत शरीर में जल की मात्रा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है डेंगू बुखार किस वायरस से होता है, किस वायरस से डेंगू बुखार होता है, तो डेंगू वायरस से होता है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेंगू का वाहक कौन है, तो एडिज मच्छर। ठीक है, क्या एक मच्छर जिसका नाम क्या है एडिज, ये क्या है, तो डेंगू का वाहक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, तो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है, क्या स्फिग्नो मैनोमीटर ये क्या होता है, तो रक्तचाप को अर्थात ब्लड प्रेशर को मापने वाला एक यंत्र है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है रक्त शुद्ध करने की कृत्रिम प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है पाचन में सहायक अंग कौन से है, तो कौन से है, तो यकृत और अग्नाशय, ये दोनों क्या है, तो पाचन में सहायक अंग है। ठीक है, कौन कौन से, तो देख सकते हैं आपको यकृत और अग्नाशय। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा कोशिकीय विभाजन के प्रकार कौन से हैं, तो देख सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों क्या है, तो कोशिकीय विभाजन के प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो माइटोसिस और मियोसिस। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा स्तनधारियों की विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता के बारे में पूछा है, किसके, स्तनधारियों के, है ना, तो दुग्ध उत्पादन ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, क्या होती है, दूध उत्पादन इनमें ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला अंग। ठीक है, तो कौन सा अंग है जो कि शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो मस्तिष्क है। ठीक है, कौन करता है, मस्तिष्क करता है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन जो कि हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें दिया है अनुवांशिकता का जनक कौन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रेगोर मेंडल, ये क्या है, अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है कौन सी कोशिका आकार में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो अंडाणु जो है ना, यह कोशिका जो कि क्या है, आकार में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, और हमारा आज का जो वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जिसमें दिया है शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो शुक्राणु। ठीक है, जिसको स्पर्म के नाम से जानते हैं, ये क्या होती है, तो शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंडाणु, अर्थात सबसे छोटी कोशिका किसके पास है, तो नर के पास है, और सबसे जो बड़ी कोशिका किसके पास है, तो मादा के पास है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज का जो 300 क्वेश्चन हम लोग यहीं पर कवर कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग 200 क्वेश्चन अगर और चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 200 क्वेश्चन लगभग 5 टॉपिक अर्थात 5 चैप्टर बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं 5 विषय बोलेंगे। ठीक है, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा, उसमें बॉटनी, जूलॉजी और आपका एक रहेगा ईवीएस का। ठीक है, पाँचों को मिलाकर के 200 क्वेश्चन कवर किया गया, जो कि मिक्स क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कम से कम 20 कमेंट आएगा तभी वो वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।